ऑल, आज हम इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में हमने रेजिडेंशियल स्टेटस, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस एंड कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस को कवर किया था। देन उससे पहले हमने ईसीबी का टॉपिक कंप्लीट किया, जिनके लिंक्स जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए गए हैं। आप ये टॉपिक्स वहाँ से कवर कर सकते हैं। जो इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन्स में कवर होती हैं। इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जैसे कि टॉपिक के नाम से पता चल रहा है कि इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि हम कुछ इंपोर्ट कर रहे हैं। कहाँ से कर रहे हैं? आउटसाइड इंडिया से कर रहे हैं। हम कुछ खरीद रहे हैं, ठीक है, इंडिया में खरीद रहे हैं। तो हमने जो बाहर से मान लो $1,00,000 की पेन ड्राइव खरीदी, तो हमें फॉरेन करेंसी चाहिए। तो जो हमने जो माल खरीदा है उसकी पेमेंट कैसे करनी है? फॉरेन करेंसी में पेमेंट करनी होगी। तो हमें फॉरेन करेंसी कहाँ से मिलेगी? वो हमारे जो बैंक है हमारा इंडिया में, हमें वहाँ से खरीदनी होगी। तो उसके रिगार्डिंग जो गाइडेंस दी गई है, तो जो ऑथराइज डीलर क्या करेगा इस केस में? केवाईसी लेगा हमसे, जो केवाईसी डॉक्यूमेंट्स की डिमांड करेगा जो बैंक है हमारा इंडिया में, ठीक है। वो क्यों करेगा केवाईसी डॉक्यूमेंट्स की डिमांड? क्योंकि वो चेक करेगा कि आपने एक्चुअल में ट्रांजेक्शन्स, इंपोर्ट ट्रांजेक्शन्स की हैं। कहीं आप फेक फॉरेन करेंसी के जो बिल्स बना के बाहर तो नहीं भेज रहे हो, ठीक है। तो उसके रिगार्डिंग क्या है, तो बैंक चेक करेगा और वो चेक जल्दी पेमेंट करने के लिए बोलेगा बैंक आपको कि आप टाइमली पेमेंट करो, कि जिससे कि जो इंडिया का नाम खराब ना हो। तो जो आपको टाइम प्रेस्क्राइब है उसके अंदर अंदर पेमेंट करनी होगी आउटसाइड इंडिया। और बैंक का एक मेन पर्पज रहता है, वो ये इस पर्पज से चेक करता है कि हवाला ट्रांजेक्शन्स को रोकना है, ठीक है। सो देन रेमिटेंसेज फॉर इम्पोर्ट पेमेंट्स, तो बैंक जो है जो ऑथराइज डीलर कब अलाउड करेगा पेमेंट करने के लिए? जब उसको ऐसा लगेगा कि जो ट्रांजेक्शन्स है वो बोनाफाइड ट्रांजेक्शन्स है, ठीक है। एक्चुअल में जो गुड्स है वो इंपोर्ट किए गए हैं। कि ऐसा ना होना चाहिए कि मान लो आपने $50 लाख की जो करेंसी है वो ले ली बैंक से, बट आपने एक्चुअल में जो है $10 लाख का माल खरीदा है, ठीक है। तो बैंक इस चीज़ को रोकने के लिए जो है मनी लॉन्ड्रिंग हो सकती है इसमें ना, तो मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए इलीगल मनी यानी कि आउटसाइड इंडिया नहीं जानी चाहिए। तो उस चीज़ को रोकने के लिए जो बैंक है ये जो कंडीशंस लगाता है, ठीक है। तो उस केस में क्या है, बैंक क्या मांगेगा? एविडेंस मांगेगा। किस चीज़ के रिगार्डिंग एविडेंस मांगेगा? जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, जो आपने गुड्स इंपोर्ट किए हैं उनके डॉक्यूमेंट्स मांगेगा आपसे। और आपने वो डॉक्यूमेंट कहाँ पे अपलोड करने हैं? IDPMS में अपलोड करने हैं। IDPMS से क्या कंसिडर करते हैं? इंपोर्ट डाटा प्रोसेसिंग एंड मॉनिटरिंग सिस्टम। इसमें जो डॉक्यूमेंट्स हैं, डिटेल्स जाननी होती हैं जो बैंक को सबमिट करनी होती हैं। देन जो बैंक है उसको कंसिडर करेगा, फिर आपको फॉरेन करेंसी देगा आउटसाइड इंडिया पेमेंट करने के लिए, ठीक है। तो बैंक का जो मेन पर्पज है वो हवाला ट्रांजेक्शन्स को रोकने का पर्पज है। कोई इलीगल तरीके से जो मनी है ना आउटसाइड इंडिया में नहीं जानी चाहिए, ठीक है। सो देन जो मोड ऑफ पेमेंट क्या रहेगा? इंटरनेशनल कार्ड। अगर आपने फॉरेन करेंसी में पेमेंट करनी है तो वो इंटरनेशनल कार्ड के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हो। कुछ अदर मोड्स बताए गए हैं, जैसे इन रुपीज़ में भी आप पेमेंट कर सकते हो। जब जो एक्सपोर्टर है वो इंडिया में आ रहा है, मान लो वो इंपोर्टर से मिलने के लिए इंडिया में आ रहा है, ठीक है। वो उसको ऐसा लगता है कि मुझे इंपोर्टर से मिलना चाहिए, कि वो मुझे पैसा भी दे देगा या नहीं देगा। तो उस केस में वो एक बार उससे मिलने के लिए इंडिया में आ रहा है, तो उसका जो खर्चा होगा वो रुपीज़ में खर्चा होगा। जो उसको एक्सपोर्टर को होटल में रुकने का खर्चा है या ट्रैवलिंग का खर्चा है, तो वो जो खर्चा है वो PRI कर रहा है, तो वो रुपीज़ में खर्चा कर सकता है। या फिर किस केस में रुपीज़ में खर्चा कर सकता है? अगर कोई नॉन होल टाइम डायरेक्टर है, अगर कोई एक कंपनी है और जिसका जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है वो आउटसाइड इंडिया में रहता है, ठीक है, और वो कंपनी के किसी काम से वो इंडिया में आ रहा है, तो उसको डायरेक्टर को क्या देना होगा? हमें सिटिंग फीस देनी होगी, या कमीशन और रेमुनरेशन हमें उसको देना होगा। बट वो किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो उस केस में जो नॉन होल टाइम डायरेक्टर है ना उसको हम रुपी में पेमेंट कर सकते हैं। बट अगर हम परचेज ऑफ गोल्ड या सिल्वर कर रहे हैं ना, तो उस केस में क्रॉस चेक या ड्राफ्ट के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं। तो ये जो मोड्स बताए गए हैं तो ये इनके बारे में हमने पढ़ा, ठीक है। सो हम आगे टाइम लिमिट के बारे में जानते हैं कि टाइम लिमिट कितना है, यानी कि कितने टाइम पीरियड के अंदर अंदर पेमेंट हो जानी चाहिए। तो इसके लिए जो टाइम पीरियड दिया गया है वो मैक्सिमम 6 मंथ्स का टाइम दिया गया है। यानी कि आपने $1,00,000 का कुछ गुड्स परचेज किया है तो वो आपको
मैक्सिमम 6 मंथ्स में पेमेंट कर देनी चाहिए फ्रॉम द डेट ऑफ शिपमेंट, जिससे कि इंडिया का नाम खराब ना हो आउटसाइड इंडिया, कि जो इंडिया वाले हैं कि वो तो पेमेंट नहीं करते, माल खरीद लेते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो देन जो अगर आपको एक्सटेंशन चाहिए 6 मंथ से, तो उसमें कुछ कंडीशंस हैं। अगर कुछ डिस्प्यूट चल रहा है, ठीक है, अगर मान लो जो इम्पोर्टर और एक्सपोर्टर के बीच में कोई डिस्प्यूट चल रहा है रिलेटिंग टू क्वालिटी में कुछ डिफेक्ट है, या क्वांटिटी जो है वो कम आई है, तो इम्पोर्टर उस केस में तो फुल क्वांटिटी के लिए तो पेमेंट नहीं करेगा। मान लो उसने 10,000 पेन ड्राइव का ऑर्डर दिया था, बट जो उसको 2,000 पेन ड्राइव ही मिली है, तो जो इम्पोर्टर है वो फुल पेमेंट तो नहीं करेगा। ऐसा कुछ डिस्प्यूट चल रहा है, या फिर कुछ ऐसी जो नॉन फुलफिलमेंट ऑफ टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुई है, तो उस केस में जो वो है इम्पोर्टर पेमेंट नहीं करेगा। या कुछ फाइनेंशियल डिफिकल्टीज चल रही हैं इम्पोर्टर के बिहाफ पे, इम्पोर्टर जो है वो फाइनेंशियली कैपेबल नहीं है, वो पेमेंट करने में सक्षम नहीं है 6 महीने के अंदर, ठीक है। या फिर इम्पोर्टर ने कोई केस फाइल किया है एक्सपोर्टर पर कि जो आपने जो पेन ड्राइव भेजी हैं वो डिफेक्टिव है, वो काम नहीं कर रही हैं, तो उस केस में क्या होगा, वो केस फाइल करेगा। ऐसा कुछ डिस्प्यूट चल रहा है, तो उस केस में जो है, जो बैंक है इंडिया में, जो बैंक है ना, वो एक्सटेंशन दे सकता है अप टू मैक्सिमम पीरियड ऑफ 3 इयर्स तक की एक्सटेंशन दे सकता है। बट एक बार में कितने टाइम पीरियड की एक्सटेंशन देगा, 6 मंथ्स की टाइम की एक्सटेंशन देगा एक बार में, और 6 मंथ्स करते करते अप टू मैक्सिमम 3 इयर्स तक की एक्सटेंशन दे सकता है, ठीक है। सो देन टाइम लिमिट फॉर डेफर्ड पेमेंट अरेंजमेंट्स के केस में जो टाइम पीरियड दिया गया है अप टू 5 इयर्स। मान लो कि जो इम्पोर्टर है वो ऐसे कह रहा है कि जो 1 लाख रुपए की, $1 लाख का जो उसने पेन ड्राइव खरीदा है, तो वो उसको मान लो उसमें डेफर्ड पेमेंट करेगा, तो उस केस में 5 इयर्स का टाइम पीरियड दिया गया है। सो देन कुछ सर्कमस्टांसेस दी गई हैं जिसमें कि वो जो ऑथराइज डीलर है वो एक्सटेंशन ग्रांट नहीं करेगा। कौन सी केसेस में, अगर जो ईडी है या सीबीआई है जो इंक्वायरी कर रही है, ठीक है, इंक्वायरी किस पर्पज से कर रही है कि कोई हवाला ट्रांजेक्शन्स तो नहीं हो रहा है उस केस में, इम्पोर्ट ट्रांजेक्शन्स में, तो उस केस में इंक्वायरी चल रही है, तो उस केस में जो ऑथराइज डीलर है वो एक्सटेंशन ग्रांट नहीं करेगा। प्लस क्या है, अगर वो 1 साल से अधिक का एक्सटेंशन दे रहा है ना जो ऑथराइज डीलर, तो उस केस में एक ये लिमिट है वो चेक करेगा कि जो कि एक्सीड नहीं करनी चाहिए, फ्रॉम व्हाट, नॉट एक्सीड $1 मिलियन, यानी कि $1 मिलियन और 10% ऑफ द एवरेज इम्पोर्ट रेमिटेंसेज ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग 2 फाइनेंशियल ईयर्स का जो अमाउंट रहेगा, जो एवरेज 2 फाइनेंशियल ईयर्स का जो अमाउंट इम्पोर्ट रेमिटेंसेज का रहेगा ना, उसका 10%, विच एवरेज लोअर से एक्सीड नहीं करना चाहिए, तो उस केस में फिर 1 ईयर का एक्सटेंशन ग्रांट किया जा सकता है। देन इसमें बताया गया है आगे कि इम्पोर्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इनटू इंडिया, इम्पोर्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है कि जो फॉरेन एक्सचेंज जो है वो इंडिया में ला रहे हैं, ठीक है, जो फॉरेन करेंसी है वो इंडिया में लाई जा रही है। ए पर्सन मे सेंड इनटू इंडिया और ब्रिंग इनटू इंडिया, देखो इसमें 2 केसेस दिए गए, 1.1 में क्या दिया गया है, सेंड इनटू इंडिया, इन दोनों पॉइंट्स में डिफरेंस है। सेंड इनटू इंडिया से मतलब क्या है, जो बाहर जो बंदा बैठा है, ठीक है, जो आउटसाइड इंडिया में बैठा है, वो वहां से भेज रहा है इंडिया में, यानी कि सेंड कर रहा है इंडिया में। एंड ब्रिंग इनटू इंडिया से क्या कंसिडर करेंगे कि अगर कोई जो रेजिडेंट है इंडिया का, वो लेकर आता है बाहर से, वो आउटसाइड इंडिया जाता है और फिर वहां से लेकर आता है, ठीक है, तो इस केस में क्या बताया गया है, सेंड इनटू इंडिया विदाउट लिमिट, यानी कि जो बाहर का बंदा है वो भेज सकता है इन इंडिया फॉरेन करेंसी, कितनी भी कोई लिमिट नहीं है। क्योंकि लिमिट क्यों नहीं लगाई गई, देखो हमारे इंडिया में तो फॉरेन करेंसी आ रही है ना, तो हमारे इंडिया के लिए तो अच्छा ही है, तो उस केस में ये बताया गया है कि वो ला सकता है इंडिया में, मतलब भेज सकता है इंडिया में विदाउट लिमिट, अदर देन करेंसी नोट्स, बैंक नोट्स एंड ट्रेवलर चेक्स, बट वो करेंसी नोट्स, बैंक नोट्स एंड ट्रेवलर चेक्स की फॉर्म में नहीं होने चाहिए। देखो इसका एक लॉजिक है, क्योंकि ये ऐसा भी हो सकता है कि फिर वो इलीगल मनी की फॉर्म में आ रहा है, ये कंसिडर किया जाएगा। तो जो पैसा भेजा जाएगा ना आउटसाइड इंडिया से, तो वो ऑथराइज्ड बैंक के थ्रू भेजा जाएगा, यानी कि आप बैंक रेमिटेंस के थ्रू ही पैसा ले सकते हो, ठीक है, वो ये करेंसी नोट्स, बैंक नोट्स एंड ट्रेवलर चेक्स के थ्रू नहीं ले सकते। सो देन ब्रिंग इनटू इंडिया, या फिर जो हमारा इंडिया में जो पर्सन है वो आउटसाइड इंडिया जाता है और वहां से लेकर आ रहा है,
तो वो अदर देन अन इशूड नोट्स की फॉर्म में लेकर आ सकता है। बट इसमें एक कंडीशन है कि उसको डिक्लेरेशन देनी होगी कस्टम अथॉरिटीज़ को। उसके लिए फॉर्म बताया गया है, फॉर्म CDF। देखो डिक्लेरेशन क्यों देनी होगी, मान लो जो मिस्टर अमित है वो इंडिया में है, ठीक है, वो आउटसाइड इंडिया जाता है और वो $1 लाख लेके आ रहा है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, तो ऐसा नहीं है कि मान लो वो कितनी भी अनलिमिटेड जो है फॉरेन करेंसी लेकर आ रहा है और अपने घर पर रखे, ऐसा नहीं है। तो उसको क्या करना होगा, डिक्लेरेशन देनी होगी कस्टम अथॉरिटी को कि वो कितनी करेंसी लेके आया है, ठीक है। तो इसके लिए जो फॉर्म है वो CDF फॉर्म है, तो आप MCQ पर्पज से इसको नोट कर सकते हैं। तो देन इस बट एक कुछ प्रोवाइजो दिया गया है, डिक्लेरेशन नहीं देनी होगी। मान लो कोई बड़ा बिजनेसमैन है और उसके रेगुलर बेसिस पे जो है इंपोर्ट्स की ट्रांजैक्शंस चलती रहती हैं, तो उस केस में कुछ लिमिट दी गई है कि जो वो करेंसी नोट्स, बैंक नोट्स और ट्रैवलर चेक्स की फॉर्म में जो ला सकता है करेंसी, तो उस केस में वो अप टू $10,000 ला सकता है, ठीक है। और अगर वो कैश पोर्शन में लेकर आ रहा है तो अप टू $5,000 तक ला सकता है इंडिया में। तो इस केस में उसको क्या नहीं करना होगा, डिक्लेरेशन नहीं देनी होगी, ठीक है, उस केस में डिक्लेरेशन नहीं देनी होगी। इसको हमने एक चार्ट के थ्रू भी बनाया गया है। देखो इसमें टाइम लिमिट दी है हमने कि टाइम लिमिट के बारे में चार्ट बनाया है कि मैक्सिमम 6 मंथ्स है, डेफर्ड पेमेंट के केस में अप टू 5 ईयर्स है, देन एक्सटेंशन कितना दे सकते हैं, अप टू 3 ईयर्स दे सकते हैं अगर डिस्प्यूट चल रहा है, बट मैक्सिमम 6 मंथ्स की एक्सटेंशन मिलेगी एक बार में, ठीक है। तो देन एक्सटेंशन बियॉन्ड 1 ईयर के जो हमने पॉइंट्स हैं ये इसकी रिगार्डिंग चार्ट बना रखा है। ये आप चार्ट हमारे टेलीग्राम चैनल से जो वहाँ से रेफर कर सकते हैं चार्ट्स। तो देन इम्पोर्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज के रिगार्डिंग हमने ये चार्ट बनाया है, जैसे मे सेंड विदाउट लिमिट अदर देन करेंसी नोट्स, बैंक नोट्स, ट्रैवलर चेक्स। देन ये जो लिमिट्स है, जो मे ब्रिंग इन इंडिया विदाउट लिमिट अदर देन अनइशूड नोट्स प्रोवाइडेड द डिक्लेरेशन गिवन जो है डिक्लेरेशन नॉट नीड। अगर डिक्लेरेशन कहाँ पे नीड नहीं होगी, अगर करेंसी नोट्स, बैंक नोट्स और ट्रैवलर चेक्स है डज नॉट एक्सीड $10,000 और कैश पोर्शन डज नॉट एक्सीड 5,000। ये चार्ट मैंने इजीली एक रेफर करने के पर्पज से बनाया है, ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो और आगे इसके रिगार्डिंग हम पढ़ेंगे अभी, जस्ट वेट। तो देन हमने यहाँ से कवर अप किया। देन हमने पढ़ा इंपोर्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इनटू इंडिया के बारे में पढ़ा। अब हम इंपोर्ट ऑफ इंडियन करेंसी एंड करेंसी नोट्स के बारे में पढ़ेंगे। देखो इंपोर्ट ऑफ इंडियन करेंसी, जैसा कि नाम से पता चला, देखो हमने ऊपर क्या पढ़ा, इंपोर्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इनटू इंडिया, उसके लिए ये कंडीशंस बताई गई थी। और इंपोर्ट ऑफ इंडियन करेंसी यानी कि हम इंडियन करेंसी कहाँ से ला रहे हैं, आउटसाइड इंडिया से ला रहे हैं। तो देखो अब मैं बात समझ में नहीं आती कि जैसे आप आउटसाइड इंडिया जा रहे हो और वहाँ से इंडियन रुपीज़ लेकर आ रहे हो, अगर आप बाहर जाते हो इंडिया से बाहर और वहाँ से फॉरेन करेंसी लेकर आ रहे हो तो बात समझ में आती है, या फिर आप इंडिया में कहीं जा रहे हो और वहाँ से इंडियन रुपीज़ लेकर आ रहे हो तो बात समझ में आती है। बट आप आउटसाइड इंडिया जा रहे हो और इंडियन रुपीज़ लेकर आ रहे हो तो बात समझ में नहीं आती। तो उस केस में क्या है, तो एक कुछ लिमिट्स बताई गई है। अगर आप अदर देन नेपाल एंड भूटान जा रहे हो तो उस केस में कितनी अमाउंट लेकर आ सकते हो, रुपीज़ में कितने रुपए लेकर आ सकते हो, तो 25,000 रुपये तक आप लेकर आ सकते हो अदर देन फ्रॉम नेपाल एंड भूटान। और अगर आप नेपाल एंड भूटान से आ रहे हो तो उस केस में कोई लिमिट नहीं है, बट उसके केस में क्या है, डिनोमिनेशन अप टू ₹100 के बारे में है। तो उसमें क्या है, मतलब आप कितनी भी लिमिट तक पैसा लेकर आ सकते हो इन इंडिया, बट वो क्या है, सारे 100 रुपीज़ के नोट्स में होना चाहिए। ये जो 100 रुपीज़ की डिनोमिनेशंस की जो है वो डीमोनेटाइजेशन की टाइम पीरियड पे नेपाल गवर्नमेंट ने लगाई थी। उस टाइम पे जो नेपाल गवर्नमेंट है ना, उसने 200 रुपये के, 500 रुपये के एंड 2,000 रुपये के नोट्स बैन कर दिए थे। तो इसलिए जो 100 के डिनोमिनेशंस में आप कितनी भी मनी लेकर आ सकते हो इंडिया में, ठीक है।
तो देन इशुएंस ऑफ गारंटी बाय एन ऑथराइज्ड डीलर, तो जो गारंटी देगा ना ऑथराइज्ड डीलर देगा। क्यों देगा गारंटी? देखिए जैसे कि नाम से पता चल रहा है, इशुएंस ऑफ गारंटी, जो ऑथराइज्ड डीलर है, जो इंपोर्टर का बैंक है ना, वो गारंटी देगा। किसको देगा? एक्सपोर्टर को। कि अगर इंपोर्टर है, जो मान लो मिस्टर अमित है, जो हमारा इंपोर्टर है, वो पेमेंट नहीं करता, तो जो उसका बैंक है, मान लो ऑथराइज्ड डीलर है जो HDFC बैंक है, तो वो पेमेंट करेगा एक्सपोर्टर को। ठीक है, ये गारंटी कब दी जाएगी? जब डेफर्ड पेमेंट के केस में दी जाएगी। और ये किस फॉर्म में रहेगी? गारंटी की फॉर्म में, और लेटर ऑफ अंडरटेकिंग और लेटर ऑफ कंफर्ट भी दे सकता है, जो ऑथराइज्ड डीलर दे सकता है। ठीक है, और अगर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में कुछ ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं, तो उस केस में ओनली गारंटी देगा ऑथराइज्ड डीलर। क्योंकि जो एक्सपोर्टर को कुछ ट्रस्ट तो होना चाहिए ना, क्योंकि एक्सपोर्टर क्या है, मिस्टर अमित पे ट्रस्ट नहीं करेगा, वो मिस्टर अमित को नहीं जानता ना, जो इंडिया का बैंक है उस पर ज़्यादा भरोसा करेगा। इसलिए जो एक्सपोर्टर है वो मिस्टर अमित के बैंक से जो है वो गारंटी लेगा, और अगर मिस्टर अमित पेमेंट नहीं करेगा तो उसके लिए जो उसका HDFC बैंक है वो पेमेंट करेगा। तो इसलिए जो भरोसा जो है उस पर्पज से, ट्रस्ट के पर्पज से जो गारंटी दी जाती है, ताकि इंडिया का नाम खराब ना हो। कुछ अगर ये कुछ सर्विसेज के केस में कुछ अलग से लिमिट बताई गई है। अगर हम कुछ सर्विस इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, ये जो ऊपर जो बताई गई थी तो गुड्स के केस में बताई गई थी। अगर हम सर्विसेज इंपोर्ट कर रहे हैं, कहाँ से, कौन इंपोर्ट कर रहा है सर्विसेज? सर्विस कौन इंपोर्ट कर रहा है? अगर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कर रही है, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर रहा है, या स्टेट गवर्नमेंट सर्विसेज इंपोर्ट कर रही है, तो उस केस में जो बैंक है तो कितने अमाउंट तक की गारंटी देगा? अप टू $1 लाख तक की गारंटी देगा। और अगर अदर देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग या अदर देन स्टेट गवर्नमेंट है जो इंपोर्टर है, तो उस केस में जो बैंक है वो अप टू $5 लाख तक की गारंटी देगा एक्सपोर्टर को, कि इन केस अगर ये पार्टीज जो है पेमेंट नहीं करती, तो जो बैंक है इंडिया का वो पेमेंट करेगा एक्सपोर्टर को, ताकि इंडिया का नाम खराब ना हो। तो ये जो हमारी जो कंडीशंस है, जो हमने इंपोर्ट रेगुलेशंस के बारे में पढ़ा, जो कि इजीली है, आप इस वीडियोस को एक बार दोबारा रेफर कीजिएगा तो आपको अच्छे से कवर अप हो जाएगा। और हमारा जो फेमा चैप्टर है कंप्लीट हो गया। आगे हम IBC का चैप्टर कंप्लीट करेंगे, प्लस हमने जो चार्ट रेफर किए थे वो आप टेलीग्राम से कवर कर सकते हैं। सो ओके।